हमने कहा था कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। एक कन्हैया वृंदावन के थे तो एक कन्हैया बेगूसराय बिहार के हैं। जब जब इस देश में अत्याचार बढ़ता है तब तब उस अत्याचार के खिलाफ न्याय का एक आरंभ होता है, न्याय की एक लड़ाई की शुरुआत है। वे दिल्ली की सत्ता के केंद्र में हैं और सत्ता के गलियारे में कोहराम मचाए हुए हैं। कहते हैं कि ट्रेलर दिखाएंगे, साहब हम आपको असली सिनेमा दिखाएंगे, क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। एक कन्हैया वृंदावन के थे तो एक कन्हैया बेगूसराय बिहार के हैं, या यूं कहिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वामपंथी खाद पानी राजनीतिक विचारों से तैयार हुए कन्हैया। जो सत्ता के जुमलों को अपने भाषणों और तर्कों से बेनकाब करने की क्षमता रखते हैं। वृंदावन के कन्हैया की लीला तो भारत के जन जन के मानस पटल पर है। वे आम जनता की आस्था का हिस्सा हैं। जेएनयू वाले कन्हैया की लीला राजनीतिक है। लोकसभा चुनाव के बहाने उनकी लीला समूचा देश देख रहा है। वे दिल्ली की सत्ता के केंद्र में हैं और सत्ता के गलियारे में कोहराम मचाए हुए हैं। कन्हैया उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भोजपुरी सिने स्टार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। यहां चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है। दिल्ली से कन्हैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। उनके भाषणों की गूंज पूरे देश में है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक आदरणीय महिला के गले में मंगलसूत्र डाला। उस महिला का नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मौजूदा शाह और तानाशाह हैं, ये सिर्फ आपसे वोट नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा आपके ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थोप दी जाए। कि 400 सीट इनको क्यों चाहिए? ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं किए हैं और करना चाहते हैं? कि कौन सा टेलर की बात कर रहे हैं और ये कौन सा फिल्म हमको दिखाना चाहते हैं? इसके बारे में आप विचार कीजिए। क्या दिल्ली से कन्हैया को चुनाव में उतारना राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है? 2016 में कन्हैया ने जेएनयू का अध्यक्ष बनकर छात्र आंदोलन से मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी थी। क्या इस संसदीय चुनाव में कन्हैया कुछ खास कर पाएंगे? कन्हैया के अनुसार यह चुनाव आम चुनाव नहीं बल्कि धर्म राजसत्ता के खिलाफ न्याय युद्ध है। क्या कन्हैया के सवालों का जवाब है भाजपा के पास? 1977 में छात्र युवा सुनामी से राजनीतिक हवा बदल गई थी और निरंकुश सत्ता का तख्ता पलट हो गया था। कन्हैया उसी सुनामी को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है। तब छात्रों के निशाने पर कांग्रेस थी, अब भाजपा से सीधी लड़ाई है। सत्ता का चरित्र एक जैसा है और विरोध कर रहे लोगों का सुर भी। यह कह पाना मुश्किल है कि सत्ता तब ज्यादा निरंकुश थी या अब, हालात तब ज्यादा बुरे थे या अब। फर्क इतना है कि अब धर्म की चाशनी में डुबोकर लोगों को ज्यादा कट्टर और अंधभक्त बनाया जा चुका है। सत्ता विरोधी खेमे को कन्हैया से बहुत उम्मीदें हैं, खासकर कांग्रेस को। छात्र युवाओं में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले कन्हैया क्या सत्ता का गेम चेंजर बन पाएंगे? सीधे मुद्दों पर सीधी बात करने वाले कन्हैया बेहतरीन वक्ता हैं। गोदी मीडिया जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को रफा दफा कर रही है और पूरी तरह से सत्ता की चाटुकार बन गई है, ऐसे समय में कन्हैया बेबाक होकर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और फैसलों को बेनकाब कर रहे हैं। सरकार अगर कहती है कि देश में खुशहाली है, देश में खुशहाली आई है, लोगों के बीच में प्रॉस्पेरिटी फैला है, तो यह बताने में क्या दिक्कत है कि देश में जो है कितने बेरोजगार हैं? आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि सरकार ने सर्वे कराना बंद कर दिया है। सरकार के पास बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार रोजगार देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसीलिए जो है बेरोजगारों को गिनने के लिए तैयार नहीं है। कन्हैया धीरे धीरे भाजपा और आरएसएस को चुभने लगे हैं। इसलिए मोदी सरकार के नेता मंत्री संतरी कन्हैया को बदनाम करने के लिए देशद्रोही नक्सली साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन कन्हैया इनका जवाब देने में माहिर हैं
और हर बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ रही है। मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से कि ऐसी कौन सी ऐसी नीति है कि देश गरीब हो रहा है और देश के दो चार पूंजीपति कैसे अमीर हो रहे हैं? यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौजूदा सरकार चला रही है? हमारा आर्थिक आंकड़ा हमको बताता है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में। कन्हैया की माने तो वे देश के वंचितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, युवा, छात्रों, मजदूर, किसानों व आम लोगों की आवाज हैं। धीरे धीरे कन्हैया मोदी और भाजपा विरोधी बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं। यूं तो दिल्ली में 2019 में 7 सीटें भाजपा के पास थीं, तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2024 में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आप व 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, लेकिन कन्हैया के दिल्ली से चुनाव लड़ने से माहौल काफी रोचक है। कन्हैया और आम आदमी पार्टी की दूसरी लाइन के नेता जमकर मोदी और भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। जब मैं पहली बार दिल्ली में सांसद का प्रत्याशी बना तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आई कि मैं बिहारी आदमी हूं। बोलिए, बिहारी आदमी को बिहारी करना एक नया बात है। बिहारी को बिहारी कहते हैं लेकिन याद रखिएगा कि बिहारी जिसको बिहारी कहते हैं वो अगर आपका नहीं तो आपका नहीं आपको पता। आपकी सरकार नहीं बनी और हम सारी मजदूरी नहीं कर रहे हैं। हम गृह मंत्रालय जहाँ जगह के पापा बैठते हैं वहाँ से सेक्रेटरी बनते हैं। कन्हैया कह रहे हैं कि भाजपा संविधान को खत्म करने की तैयारी किए हुए है। लोकतंत्र को खत्म करके मोदी तानाशाही लाना चाहते हैं। सरकार से सवाल करने वालों पर मोदी सरकार लगातार गैर कानूनी तरीके से निपट रही है। इसी कारण कन्हैया अपने नामांकन में संविधान की प्रस्तावना लेकर जुलूस में उतरे थे। सवाल कन्हैया से भी हैं। कभी भारतीय वामपंथ का भविष्य कहे जाने वाले कन्हैया में विचारधारा कितनी बची है? यह कांग्रेस प्रत्याशी बतौर उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से नामांकन से पहले उनके हवन कर्मकांड से इसकी झांकी देखने को मिल गई है। ये वे ही कन्हैया हैं जो जय भीम कामरेड के नारे के साथ कार्ल मार्क्स, अंबेडकर, भगत सिंह की विचारधारा के मुताबिक जेएनयू के छात्र आंदोलन से भारतीय राजनीति की नई राह बनाते दिख रहे थे। लेकिन अब कन्हैया ऐन कैन प्रकारेण दिल्ली की संसद में पहुंचने के लिए खुद धर्म का सहारा लेते दिख रहे हैं। राजनीति में धर्म की कितनी आवश्यकता है? क्या राजसत्ता से धर्म सत्ता को अलग नहीं होना चाहिए? धर्म के नाम पर कर्मकांड करके वोटों का ध्रुवीकरण जो भाजपा कर रही है उससे कांग्रेस या कन्हैया भी पीछे नहीं है। शायद कन्हैया जनता की नब्ज समझ चुके हैं। भारतीय राजनीति में बिना धर्म के कामयाब नहीं हुआ जा सकता। आपने हमको जेल में डाला। आप इस देश के विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं। विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। जब आपने हमको जेल में डाला था उसी तिहार में, तो वहां से निकल करके हमने इस देश की सत्ता को चुनौती दिया था। कन्हैया ने नामांकन के हलफनामे में बताया है कि ना उनके पास घर है और ना ही गाड़ी, ना कोई कर्ज है, ना ही हीरे जवाहरात। बैंक के अकाउंट में उनके पास 11 लाख रुपए हैं। यह पैसा कन्हैया के पास उनकी किताबों और शोध पत्रों से आया है। कन्हैया 28 सितंबर 2021 को वामपंथ को तिलांजलि देकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी मुख्य हिस्सा थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सहयोग से कन्हैया अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि वे मनोज तिवारी को हराकर चुनाव जीत भी जाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे वामपंथ का भविष्य ना सही कांग्रेस का भविष्य बन पाएंगे? गांधी परिवार से अलग कांग्रेस का वैकल्पिक नेतृत्व कर पाएंगे? क्या कांग्रेस में गांधी परिवार से इतर कन्हैया जैसे नेता
जो पूरी तरह से वामपंथ से तैयार होकर आए हैं स्वीकार हो पाएंगे? इतिहास में झांकें तो देवी प्रसाद त्रिपाठी, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे तमाम नेता हैं जो वामपंथ से निकले थे और वामपंथी तर्क शक्ति व प्रखरता से उभरे थे, लेकिन वे दूसरी पार्टियों में शामिल हुए और कहीं विलुप्त हो गए। क्या चुनाव के बाद कांग्रेस में वही हाल कन्हैया का भी होगा? ये वक्त इन सवालों का नहीं है। चुनाव तेजी से दौड़ रहा है, ऐसे में आज के संदर्भ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता का कब्जा हो रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, मीडिया को सरकारी भोंपू बनाया जा चुका है, बोलने वाले और सरकार से सवाल करने वालों को जेल में डाला जा रहा है, चुनाव जनमुद्दों से दूर सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ला दिया गया है, देश में प्रधानमंत्री खुद और एक विचारधारा नफरती माहौल बनाने में लगी हो, तब कन्हैया जैसे नौजवानों का मुखर होकर बोलना ही काफी है। चिंतन मंथन हर भारतीय नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। विचार करके देखिए आखिर देश किस ओर जा रहा है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।